चलो तो फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्रकाश ना। तो प्रकाश जो होता है हम लोग सबको ही प्रकाश के बारे में जानते हैं या नहीं। हम लोग बचपन से प्रकाश को ही देखते आ रहे हैं। प्रकाश न रहे अगर तो हम लोग इस संसार को नहीं देख सकते हैं। देख पाइएगा अगर मान लो दोनों आंख बंद कर दें। प्रकाश का मतलब क्या चीज़, प्रकाश ही किसी वस्तु पर पड़ता है तो हम लोग उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। यही बात न है। यानी इस पूरे जगमगाते संसार को देखने का या दिखाने का काम कोई करता है तो वह कौन करता है, प्रकाश करता है। तो प्रकाश जो है सो यह भी एक ऊर्जा का काम करता है। यह भी क्या है, ऊर्जा है। इसमें भी ऊष्मा होती है। जैसे अगर ठंड के दिन में हमें ठंड लगते रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप देखते चलते हैं। धूप कहीं है का, थोड़ा धूप निकल गया यार, हाँ ऐसा ही कुछ करते हैं ना। तो इसमें भी ऊष्मा और ऊर्जा होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है और उससे भी हम लोग को बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ना है ना। फिजिक्स में इसके फिजिकल चीज़ को पढ़ना है ना। तो फिजिकल चीज़ मतलब जिस तरह से हम लोग एक गेंद देखे हो ना, अगर गेंद को किसी सरफेस पर मारते हैं ऐसे तो क्या होता है, गेंद पुनः वापस आता है। अगर गेंद को हम लोग नीचे ऐसे पटकते हैं तो फिर से वापस आता है। तो प्रकाश भी कुछ इस तरह से अपना काम करता है, ठीक ना। तो उस काम को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, परावर्तन। अगर प्रकाश जो है से किसी भी सरफेस कहने का मतलब प्लेन सरफेस पर, किस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पुनः क्या हो जाता है, उसी माध्यम में उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला आता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और उसके साथ है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन पहला चैप्टर हम लोग के साथ क्या है, परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जानें तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन कहा जाए तो इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि सबसे पहले प्रकाश को समझेंगे हम लोग ना। प्रकाश कहते किसको हैं, प्रकाश होते कितने प्रकार के हैं, प्रकाश जाता कहाँ कहाँ है ना। उसके बाद हम लोग प्रकाश के गुण को पढ़ेंगे, प्रकाश के फायदे क्या हैं ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या क्या होते हैं। फिर तब प्रकाश, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबिंब। तो कोई भी ओपेक वस्तु, कोई भी ठोस वस्तु जो प्रकाश को आर पार न हो सके, जिससे प्रकाश इस पार से उस पार न जा सके, तो उसका हमारे सामने एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लो घर में एक टॉर्च है ना, तो टॉर्च को जलाना, तो जलाते हैं ठीक है। जलाने के बाद एक प्लास्टिक रखना, तो प्लास्टिक के आर पार क्या हो जाएगा, लाइट पार हो जाएगा। तो प्लास्टिक का कहीं भी प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही काम हम लोग एक किताब ले लो ना, और किताब पर जब टॉर्च जलाकर देखते हैं तो क्या होता है, किताब के सामने किताब का एक प्रतिबिंब काला सा दिखाई देता है या नहीं। तो प्रतिबिंब भी हम लोग को पढ़ना है, वो भी प्रकाश के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि पहले के लोग जो होते थे वो घड़ी नहीं होता था उनके पास ना, तो वो भी समय पता करते थे कैसे, प्रकाश के मदद से। वो कैसे भाई, तो जैसे ही धूप निकलता था ना, या आप लोग हम लोग सबको ही देखते हैं, बचपन में खेलते भी थे हम लोग, हाँ ऐसे धूप के सामने खड़ा हो जाते थे तो प्रतिबिंब लंबा होता था, तो देखो तुमसे हम बड़े हैं। हाँ, तो उससे पता चलता है कि सुबह के जब धूप निकलते हैं या सुबह के जब किरणें आते हैं तो हमारी प्रतिबिंब लंबी होती है और धीरे धीरे प्रतिबिंब क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो जब माथा पर सूरज आता है तो प्रतिबिंब पैर के नीचे बनने लगता है। तो इससे उन लोगों को पता चलता है कि अब जैसे दोपहर का हो गया, दोपहर के बाद अब शाम की ओर ढलेंगे, तो उन लोग भी इस प्रतिबिंब और उस प्रकाश के माध्यम से जो है से समय का पता करते थे ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दर्पण ना। दर्पण में भी क्या चीज़, दर्पण एक तो होता है समतल दर्पण ना, मिरर, जिसको हम लोग घर में आईना लगाते हैं। दूसरा होता है, दो दर्पण और होते हैं, जैसे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगर कहें तो ऐसे गोला, और इस गोले को दो टुकड़ा में बांट दो, काट दिए। तो इस टुकड़े को अगर हम लोग दिखाना चाहें तो एक टुकड़ा ऐसे दिखेगा और दूसरा टुकड़ा ऐसे दिखेगा। तो इस टुकड़े में से अगर हम लोग इधर के सतह को इस तरह से पॉलिश कर दें, इधर के सतह को ना, अब एक में इधर के सतह को पॉलिश कर दें ऐसे, ठीक है।
तो पॉलिश करने के बाद एक सतह कर्व हो गया, दूसरा सतह इस तरह से। तो इसमें भी दोनों का अलग अलग नाम होता है, एक को उत्तल कहते हैं और दूसरा को अवतल कहते हैं। फिर इसके भी बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, गोलीय दर्पण में। और गोलीय दर्पण में पढ़ने के बाद जब इतना दर्पण के बारे में जान जाओगे तब हम लोग को चिन्ह परिपाटी जानना है। चिन्ह परिपाटी जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु। तो उसी तरह से इसमें भी यहाँ होता है ध्रुव। हाँ, उसके बाद इधर निकलते हैं तो इधर क्या मिलता है हम लोग को, ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव मिलता है, माइनस मिलता है। और इधर जब चलते हैं तो इधर पॉजिटिव। उसी तरह से ऊपर की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की ओर चलते हैं तो नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ भी इस चीज़ का प्रयोग हम लोग करेंगे, परंतु वो कैसा प्रयोग होगा वो हम लोग जब इसको पढ़ने लगेंगे तब देखेंगे। उसके बाद जब इसको जान जाएंगे तब इसके और इन सारी चीज़ों के मदद से हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, दर्पण सूत्र, ठीक ना। और दर्पण सूत्र हम लोग के एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र बहुत ही आसान है और बड़ा सरलता से हम लोग समझ में आ जाता है। जब इसको पढ़ लोगे तो सबसे लास्ट टॉपिक बचता है हमारा आवर्धन, ठीक ना। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत इतने सारे यानी कि लगभग 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। तो फिलहाल हम लोग इसको नोट्स कर लें कि इतना हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो आओ अब देखते हैं हम लोग प्रकाश। तो सबसे पहले तो प्रकाश कहते किसको हैं, तो प्रकाश किसको कहते हैं उससे पहले जानेंगे कि प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। इस पूरे संसार में अगर हम तुमसे पूछें कि प्रकाश का सबसे उच्चतम सबसे उत्तम स्रोत क्या है तो क्या आंसर मिलेगा, सूर्य ना। तो सूर्य सबसे उत्तम स्रोत कहा जाता है प्रकाश के लिए, क्योंकि एक बल्ब जलाते हैं हम लोग तो उससे एक रूम प्रकाशित होता है, लेकिन वो ऐसा बल्ब है जिसको जलने से पूरा संसार प्रकाशित होता है, ठीक है। तो प्रकाश तो जरूरत पड़ेगा हमको। तो प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत हम लोग सूर्य को मानते हैं। चलिए ठीक है। और सूर्य अगर ठीक है, बहुत बढ़िया सूर्य हमारे पास है, हाँ प्रकाशवान भी हो रहा है। अगर हमारे पास आँख नहीं हो तो क्या हम लोग सूर्य हो या संसार हो हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। यानी कि हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं सो हमें हमारे मार्ग को दिखाने में, हमें इस संसार को अनुभव करने में मदद करते हैं। परंतु प्रकाश और आँख दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स हैं। करने का मतलब प्रकाश अगर है और हमारे पास आँख भी है तो हम लोग इस संसार को भली भांति देख सकते हैं। अगर प्रकाश है आँख नहीं है तो भी गड़बड़ है, और आँख है और कमरा में सब लाइट बंद कर दें अंधेरा में तब का स्थिति होगा, तो भी स्थिति खराब है, हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। यानी आँख होना जरूरी है प्रकाश अगर है हमारे पास तो प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जो हमें इस संसार को दिखाता है और हमें देखने में मदद करता है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। लिखो, प्रकाश लिख के डैश दो और लिखो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो दृष्टि का अनुभूति कराता है। दृष्टि कहें तो दिखाने का, कोई चीज़ हमें दिखाता है ना, दृष्टि का अनुभूति कराता है। अनुभूति कराता है अर्थात
किसी उपस्थित वस्तु को किसी उपस्थित वस्तु को हमारा आँख स्पष्ट देख पाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, स्पष्ट देख पाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। देख पाते हैं, लिख लिए। चलिए, अब प्रकाश का स्रोत किसको कहेंगे भाई? तो प्रकाश जिस भी माध्यम से निकलता हो, माध्यम कहने वाले जिस स्रोत कहने वाले, प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। जैसे सबसे उत्तम स्रोत तो आप लोग बता दिए कि क्या होता है, सूर्य होता है। तो क्या सिर्फ सूर्य से ही प्रकाश निकलता है? हाँ, सिर्फ सूर्य से ही? बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनसे प्रकाश निकलते हैं। तो जिनसे भी प्रकाश निकलते हैं, जो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं इस संसार में, वे सभी हमारे क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। इसमें मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर हम लोग कहें कि सर तो क्या टॉर्च भी, तो हाँ, क्या टॉर्च से नहीं निकलता है? टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है। बल्ब भी होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब सर, हाँ, उससे भी प्रकाश निकलते हैं। तो क्या चंद्रमा भी हो सकता है सर? तो क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलता है? हैं? सच में? हाँ, वो उसका प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का ही प्रकाश होता है ना, सिर्फ वो चमकता है। चंद्रमा का कभी भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वैसे वस्तु जिनका अपना प्रकाश हो, जैसे बल्ब इलेक्ट्रिक के कारण चमक रहा है, तो बल्ब में भी प्रकाश है, तो अभी हमारे पास क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। तो जिससे भी प्रकाश निकलता हो या जिससे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता हो, या जो भी वस्तु हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, उन सभी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे प्रकाश के स्रोत। डैश देके लिखना, जिस वस्तु से तो क्या लिख रहे थे, प्रकाश स्रोत ना, क्या लिखे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, लिखो ना, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं।
पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब देखो, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे भाई? जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। और प्रकृति द्वारा किन किन से प्राप्त हो सकता है? सूर्य से या फिर तारों से ना। तो सूर्य भी एक तारा ही है ना। सबसे नज़दीक का, ऐसे सबसे नज़दीक का तारा तो एप्रोक्सिमा सेंचुरी को कहा जाता है, लेकिन अगर कहें तो हम लोग को सूर्य भी, जो हम लोग रात के टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, उन तारे से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। यानी कि सूर्य और तारे ऐसे हैं जो प्रकृति हमें देती है और जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब बोलोगे तारे तो उतना दूर से सिर्फ टिमटिमाता है, टिम 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 करता है, तो उसे प्रकाश मिलता है। अरे भाई, तो हम तो बोल रहे हैं कि सूर्य भी क्या है? तारा ही है। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या है हमारे पास? प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। बना सकते हो तो तुम लोग घर में बनाना सूरज को, क्योंकि कॉपी में तो खूब बनाते हैं सर। हाँ, सूरज बनाते नहीं है ऐसे। हाँ, तो ऐसा नहीं बनाना है सूरज, वो जो सूरज है इसके बारे में ना। और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित बहुत सारे चीज़, जैसे दो चार का नाम बता सकते हैं आप लोग? बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट, कैंडल, अच्छा मोबाइल भी ना। हाँ, मोबाइल, लैंप, हाँ, पहले के ज़माना में ललटेन, हाँ, फिर उसके बाद ऐसे पेट्रोमैक्स, हाँ, फिर गैस वाला जो ऐसे जलता है, वहाँ मेंटल लगा के सो। तो ये सारे चीज़ हम लोग बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं ना। तो ह्यूमंस जिसको बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रकाश के माध्यम है, प्रकाश के स्रोत हैं जो हम लोग को ह्यूमंस बना कर देते हैं, और वे सारे स्रोत से मानव निर्मित कहलाते हैं। और ये दोनों जो है हमारे पास, या जो भी प्रकृति हमें देती है, वे प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो इस चीज़ को लिखाने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये हुआ प्रकाश और प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के हम लोग गुण पढ़ेंगे ना। तो लिखना प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला लिखना प्रकाश के गुण में पहला लिखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा लिखना यह हमें संसार को दिखाने में मदद करता है। संसार कहने का मतलब किसी भी वस्तु को ना। तीसरा लिखना प्रकाश चुंबकीय प्रकृति के होता है। प्रकाश चुंबकीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसे गमन करने के लिए, गमन करना मतलब चलना ना, इसलिए इसे गमन करने के लिए, प्रकाश चुंबकीय प्रकृति के होता है इसलिए इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला लिखना, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। हाँ, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। अब एक नोट में लिख लेना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसमें? निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में, वैक्यूम में ना। तो वैक्यूम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। ये बात याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और वो कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये थे प्रकाश के। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू लाइट। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। पहला बोला है ये किरण। किरण किसको कहेंगे? बता सकते हो? किरण, हाँ रे, अंग्रेजी में इसी को रे कहते हैं। तो कहते किसको हैं? किरण किसको कहेंगे? बता सकते हो? हाँ, जैसे मान लो सूरज ही है हमारे पास ना, सूरज है, तो सूरज एक फिक्स पॉइंट से है ना। अब मुस्कुरा रहा है तो अभी नहीं कहिए कि मुस्कुरा कह रहे हैं सूरज, हाँ। तो सूरज एक फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से क्या, यह टॉर्च है। तो टॉर्च हम लोग जब जलाते हैं, मान लो यही टॉर्च है, तो टॉर्च जलाते हैं तो इधर से क्या होता है? इस तरह से प्रकाश निकलता है। ऐसे ही प्रकाश निकलते हैं। तो ऐसे सूरज है, सूरज से भी प्रकाश निकलते हैं और सीधा पृथ्वी तक आते हैं इस तरह से। तो अगर जैसे किसी निश्चित बिंदु से, तो ये स्रोत है, यानी किसी बिंदु स्रोत से ना, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में, मतलब एक वो निश्चित बिंदु है इसका, लेकिन दूसरा कहाँ जाएगा इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। तो उस तरह से जो गमन करती है प्रकाश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश किसी निश्चित स्रोत बिंदु या बिंदु स्रोत से, जैसे सूरज हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है। हाँ, तो कहोगे तो सर मोमबत्ती तो ऐसे जलता है, ऐसे, तो इसके तो चारों तरफ निकलते होंगे। हाँ, सूरज के भी चारों तरफ निकलते हैं। हाँ, लेकिन है तो सोर्स एक ही ना। तो एक तो निश्चित बिंदु है कि यहीं से निकल रहा है। तो एक निश्चित बिंदु हो, एक निश्चित बिंदु हो और उससे निकलती है ऐसे प्रकाश, तो इसको क्या कहेंगे? किरण। लेकिन दूसरा कहाँ जाता है ये संभव नहीं है कि हम लोग काउंट कर सकें। आई बात समझ में? तो किरण, किरण लिख के डैश देना।
लिखना किसी दिशा में किसी दिशा में प्रकाश की सरल रेखीय किसी दिशा में प्रकाश की सरल रेखीय किसी दिशा में प्रकाश की सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। दूसरा लिखना प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज ना। अब प्रकाश पुंज किसको कहेंगे भाई? तो देखो एक ही साथ बहुत सारे प्रकाश अगर गमन कर रहे हो ना, अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ लाइट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रे ना, अगर एक साथ किरण जो है से एक नहीं अनेक निकल रहे हो, जैसे सूर्य से एगो निकलता होगा तो सूर्य से कितने निकलते होंगे? बहुत अनगिनत निकलते होंगे। तो जो अनगिनत किरणें निकलते हैं ना, इन अनगिनत किरणों को हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रकाश नहीं कहेंगे, एक किरण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रकाश का पुंज है ना, गुच्छा है। आई बात समझ में? अगर गुच्छा में प्रकाश चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसको लिखेंगे प्रकाश पुंज, लिख के डैश देना। किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसमें भी दो बातें कहे जा सकते हैं। प्रकाश जरूरी नहीं है कि प्रकाश यहाँ से निकलता होगा तो सब एकदम इस तरह से लाइन से ही चलता होगा, ये जरूरी है? तो प्रकाश यहाँ से निकला, मान लो कि एक टॉर्च से ऐसे निकला तो ऐसे भी तो जाता है, यहाँ से टॉर्च जलाते हैं वहाँ जाके फैल जाता है, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि वह इस तरह से चले। ठीक, हो सकता है कि वो प्रकाश इधर से निकल रहा हो, ऐसे 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 इस तरह से चल रहा हो। ठीक, तो इसको तो प्रकाश पुंज कह दिए सर। लेकिन अगर इस तरह से प्रकाश निकल रहा हो, अगर इस तरह से प्रकाश जा रहा हो, तो ऐसा तभी होता है जब कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो, स्रोत। जैसे सूरज बहुत दूर रखा हुआ है तो उससे आने वाली प्रकाश रास्ता से क्या हो जाते हैं? बहुत सारे निकलते हैं किरणें। तो कुछ किरण ऐसे भी होते हैं कि क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। तो जब सभी प्रकाश किरणें यानी सभी प्रकाश किरणों की बीच की दूरी एक समान हो जाए, सभी प्रकाश किरणों के बीच की दूरी एक समान हो जाए, तो इस तरह के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? अगर सभी प्रकाश, पहले तो प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि किरण किसको कहते हैं। तो किरण में तो सिर्फ एक होता है सर। अगर यही किरण गुच्छा में निकलता है, समूह में निकलता है, समूह में मतलब इस तरह से निकल रहा है, हाँ, समूह में निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज में भी क्या बोले कि अगर सभी प्रकाश की किरणें या सभी प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी इक्वल हो, बराबर हो, तो उस तरह के प्रकाश को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो अगला लिखना समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश पुंज की किरणें
यदि प्रकाश पुंज की किरणें समांतर गमन कर रहे हों गमन कर रहे हों, गमन करना मतलब चलना ना, गमन कर रहे हों तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं या समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कर रहे हों तो उसे समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी तो दो बातें होते हैं, इसको देख लो। एक होता है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी ना। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी, ये दो बातें हैं। सुनने में बड़ा अजब लगता है और इसका समझ भी बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से समझ में आती है। इसको तो समांतर कह दिए। अब देखना, अभी जिस बात को हम लोग कह रहे थे कि मान लो कि एक बिंदु स्रोत है यहाँ और इससे प्रकाश ऐसे निकल रहा था तो किरण कह दिए। हाँ, बहुत सारे निकल रहे थे तो किरण पुंज कह दिए। समांतर निकल रहे थे तो समांतर किरण पुंज कह दिए। अब बात रह गई अभिसारी और अपसारी। तो अगर प्रकाश जो है से किसी एक बिंदु स्रोत से निकलता हो और इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टॉर्च की प्रकाश अगर हम कहें तो शायद इसी तरह का होता है। यहाँ से जलता है और आगे जाके फैल जाता है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से प्रकाश निकले और निकलने के बाद क्या हो, फैल जाए। बिंदु यहाँ एक ही है, एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश निकल के क्या हो रहा है, बिखर जा रहा है ना। तो इस तरह को कहते हैं अपसारी। और अभिसारी, अभिसारी कहते हैं कि अगर प्रकाश इधर से आ रहा हो, इधर से सब प्रकाश इस तरह से आ रहा हो, इस तरह से, और आने के बाद किसी एक बिंदु पर लाके सब मिल जाता हो, ऐसे किसी एक बिंदु पर लाके सब मिल जाता हो, सिर्फ एक बिंदु पर। वहाँ से बहुत सारे प्रकाश आ रहे हैं ना और वहाँ से आके क्या हो जा रहे हैं, एक बिंदु पर मिल जाए। जैसे अब कभी तू लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखे हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें एगो चश्मा देले रहता है, गोला वाला शीशा, देखे हैं? उसको हम लोग बचपन में खेलते थे। उससे क्या खेलते थे सर, वैसे लाइट आते रहता है ना तो उसको ऐसे दिखाते थे ऐसे, और नीचे कागज रखते थे ना। तो कुछ देर जब ऐसे रखे रहते थे ना तो कागज क्या हो जाता था, कागज पर एक बिंदु ऐसा बन जाता था जो जलने लगता था कुछ देर में ना। तो वो जो जलने लगता था वो हमें ऊर्जा बताता है, जो हम लोग सबसे शुरू में कहे थे कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है ना, उष्मा भी इससे मिलती है उस चीज़ को। लेकिन प्रकाश तो पूरा फैला हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता था, वो प्रकाश जो आते हैं गुच्छा में, उस प्रकाश को जो है से वो लेंस जो है सो उसको पकड़ के और एक बिंदु पर ले के डिनोट करता है, एक बिंदु तक पहुँचा देता है। जैसे इधर से बहुत सारे प्रकाश ऐसे आए, लेकिन सबको क्या किया, ही सबको ऐसे मोड़ के एक बिंदु बना दिया। ठीक है, तो अगर सभी प्रकाश एक बिंदु पर जाकर मिलते हों, सभी प्रकाश एक बिंदु पर जाकर मिलते हों तो उसको कहते हैं अभिसारी। आई बात समझ में? तो हम लोग इस बात को लिखेंगे अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी में लिखना यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर, यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो एक बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकार के किरण समूह को, बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकार के किरण समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगला लिखना अपसारी। अपसारी लिख के डैश देना, लिखना यदि प्रकाश पुंज को, हाँ अपसारी, यदि प्रकाश पुंज को यदि प्रकाश पुंज को पुंज की कर दो, यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी बिंदु से निकलकर किसी बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ साथ फैलता भी है, बढ़ने के साथ साथ फैलता भी है, तो उसे अपसारी कहते हैं। बढ़ने के साथ साथ फैलता भी है तो उसे अपसारी कहते हैं। और तस्वीर हर डिफिनेशन मतलब सभी परिभाषा में फोटो जरूर बना देना, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आने लगेगा, ठीक ना। जैसे किरण है तो किरण में एक डंडा ऐसे खींच कर ऐसे ऐसे ये लोग जो शुरू में बनाए थे इस तरह से ऐसे बना देना है। इसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे प्रकाश अगर निकल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। और सभी अगर एक दूसरे से इक्वल दूरी में है तो उसको समांतर बोलते हैं। और साथ में और बताया कि अगर सभी किरण इस तरह से आते हों, दूर से आ रहे हों और किसी एक बिंदु पर लाके मिल जा रहे हों इस तरह से ना, तो क्या बोलेंगे, इसको अभिसारी बोलेंगे ना। और अगर एक बिंदु से निकल रहे हों और दूर की ओर ऐसे चले जा रहे हों इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे, तो इसको अपसारी बोलेंगे ना। तो तस्वीर सब में बना देना ताकि समझ में आए। इसमें क्या होता है, प्रकाश सिकुड़ कर एक बिंदु पर मिल जाता है और इसमें एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैल जाता है। तो ये सारे जो शब्द आ रहे हैं वो तुमको उस समय जब आएंगे तो उस समय हम नहीं बताएंगे सर कि अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। आएंगे ये शब्द बार बार आएंगे तुमको इस चैप्टर में जो हम लोग लिख रहे हैं। आई बात समझ में। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला लिखना पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी किसको कहेंगे सर, वैसा माध्यम, लिखो मत अभी देख लो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो सके। आर पार हो सके मतलब एक तरफ से प्रकाश जाए दूसरे तरफ निकल जाए, मतलब जिसका प्रतिबिंब न बने ना, जिसका कोई छाया न बने। जैसे शीशा, मिरर नहीं कह रहे हैं, शीशा। शीशा पर जब हम लोग प्रकाश अगर डालते भी हैं तो क्या होगा, वो आर पार निकल जाएगा। हाँ, तो उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। पानी, पानी मान लो कि रखे हैं तो पानी से प्रकाश क्या, अगर टॉर्च जलाएंगे पानी में तो प्रकाश बाहर आ जाएगा, हैं आ जाएगा, बहुत कम ना। तो हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग बोले थे कि निर्वात ही एक ऐसा है, निर्वात मतलब वैक्यूम, ये हवा हम लोग जो देख रहे हैं ना, एक निर्वात ही ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। शीशा में भी प्रकाश की चाल होती है लेकिन कुछ कम होता है, पानी में भी प्रकाश की चाल होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन कुछ कम होता है। तो इस तरह से सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होते हैं। उसका एक चार्ट हम लोग देखेंगे और याद करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को लिखना है पारदर्शी माध्यम, वैसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके। आई बात समझ में। इस पार से अगर प्रकाश दे और उस पार निकल जाता है तो उस तरह के माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। तो लिखना पारदर्शी।
पारदर्शी माध्यम लिख के डैश देना। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं। आर पार मतलब इधर से जा भी सकती हैं, उधर से आ भी सकती हैं, आर पार हो सकती हैं। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं, आर पार हो सकती हैं। अब इसी का जस्ट एक उल्टा और होता है, अपारदर्शी ना। तो अपारदर्शी किसको कहेंगे? अपारदर्शी लिख लो, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है, वैसे माध्यम जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। वैसे माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है, अपारदर्शी माध्यम कहलाती है। जैसे अपारदर्शी माध्यम कहलाती है, जैसे जैसे आप लोग बता सकते हो जैसे में? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे क्या बता रहे थे आप? दीवाल है। और आप बताओ नहीं कि कुछ पारदर्शी माध्यम है और कुछ अपारदर्शी, आप पारदर्शी बताओ। हाँ, प्लास्टिक, हाँ ठीक है। और शीशा, ठीक है। हाँ, पेपर भी कुछ हद तक है ना, कुछ हद तक, लेकिन उस सारे प्रकाश की किरण उसमें पार नहीं होते हैं, कुछ धुंधला दिखता है ना। जैसे शीशा है तो शीशा के इस पार से हम तुमको देख सकते हैं, लेकिन पेपर के इस पार से हम ये नहीं बता सकते हैं कि आप कौन हो। हाँ, दिखोगे कि एक छाया दिखेगा उसमें, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा ना। और अपारदर्शी जैसे पत्थर, पत्थर रख दे बीच में, बोले कि हम दिखी थी वह, तो दिखेंगे। जैसे बोला कि दीवाल, दीवाल के उस पार कौन है तो कौन जाने। हाँ सर, हम लोग भी अपारदर्शी हैं ना। तो इस तरह से पारदर्शी और अपारदर्शी लिख लिए। चलिए, अगला है दीप्त। दीप्त, दीप्त, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस। दीप्त, अब दीप्त किसको कहेंगे सर? दीप्त उसको कहते हैं, लुमिनस उसको कहते हैं जो प्रकाश को बिखेरता हो, मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, उसको कहते हैं लुमिनस। जैसे बल्ब, ठीक है। तो लिखना दीप्त, दीप्त लिख के डैश देना और लिखना दीप्त। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, यदि कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, यदि कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, तो उस वस्तु को, यदि कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो तो उस वस्तु को दीप्त, दीप्त, दीप्त करता हो तो उस वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा एक और होता है अदीप्त। इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा? अदीप्त। अदीप्त मतलब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट।
जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता हो, जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता हो, जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता हो, तो उस वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो उस वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता हो तो उस वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये थे कुछ प्रकाश के लिए कुछ परिभाषा या कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स कह सकते हो जो बार बार हमको इस चैप्टर में दिखाई देंगे, लिखने के लिए मिलेंगे। तो उन सभी शब्द को हम लोग जानते रहेंगे कि आखिर कहेंगे किसको, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा घर से 2 बात। पहला बात रहेगा कि आप लोग को पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी के 5-5 वस्तु का नाम लिख लेना है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त वस्तु के भी 5-5 उदाहरण लिख लेना है। हमें लगता है हम लोग सबको आता है, हाँ। जैसे अगर वैसी वस्तु जो हमको प्रकाश नहीं दे सकता है, तो दुनिया में लगभग बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अदीप्त वस्तु लिख देंगे। जितना भी जो भी तुम्हें दिखाई दे वो अदीप्त है। और दीप्त जिससे प्रकाश निकलता है, जो हमें प्रकाश दे सकता है, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, हाँ, तो वो दीप्त हो गए। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। प्रकाश नहीं निकलता हो, आई बात समझ में। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो सके, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, आई बात समझ में। तो इन 2 चीज़ों को हम लोग को लिख के आना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।